अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, हमारे माहौल के अंदर कुदरत ने एक इकोसिस्टम रखा है ताकि तमाम ही हयात, चाहे वो आबी हयात हो, ज़मीनी हयात हो, इंसान हो, चरिंद परिंद हो, सबकी ज़िंदगियों का सिस्टम एक तवाज़ुन में चलता रहे। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है और जब हम उसकी तहकीक करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि इस इकोसिस्टम की वजह से ना सिर्फ इस दुनिया का निज़ाम मुतवाज़न है, बल्कि क्लाइमेट चेंज के पीछे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ रुझान है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी हवाले से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंडिंग फॉर नेचर के नाम से काम कर रही है और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान में एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज हम मौजूद हैं WWF से ही मुंसलिक वेटलैंड सेंटर में, जो कि कराची की साहिली पट्टी के साथ मौजूद है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि WWF का ये वही वेटलैंड सेंटर है जहां पर मुख्तलिफ जामियात, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के तलबा तालिबात आते हैं और माहौल की बेहतरी के लिए, नेचर को महफूज बनाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए, मैंग्रोव्स की आबियारी के लिए, टर्टल्स हों, चाहे क्रैब्स हों, चाहे झींगे हो, चाहे डॉल्फिन हो, समंदरी हयात को किस तरह बका मिल सकती है, इन सारे मौजूआत पर ना सिर्फ काम करते हैं, लर्निंग भी होती है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं ताकि ये इकोसिस्टम बरकरार रह सके। इसी हवाले से आज हम आपके साथ एक पूरा तफसीली प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और WWF के नुमाइंदगान से आज हम बात भी करेंगे और हम विजिट भी करेंगे, आपको वो मकामात भी दिखाएंगे जहां पर ये सारी एफर्ट की गई। नाजरीन, मैं दाखिल हो गया हूँ वेटलैंड सेंटर के अंदर और इस वक्त यहाँ पे मेरे अगर दाएं बाएं आप देखें तो ये पूरा जो एरिया है ये समुंदरी इलाका ही है और यहाँ पर अभी चूंकि टाइड्स लो हैं तो हमें पानी इतना ज़्यादा वाज़े नहीं दिखाई दे रहा। आप मेरे अकब में या मेरे दाएं बाएं देख सकते हैं कि ये वो पेड़ या झाड़ियाँ हैं या मुख्तलिफ अक़साम के जो पानी के अंदर उग जाने वाले पेड़ होते हैं, ये सारे हमें वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब पानी ऊंचा हो जाता है, टाइड्स हाई हो जाती हैं, तो जिस एरिया पे मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ सब जगह पानी आ जाता है। तो फ़िलहाल हमने आपको अभी दाखिले के जो ये मनाजिर हैं उससे ये दिखाने की कोशिश की है कि वेटलैंड सेंटर बना हुआ ही एक ऐसी मखसूस जगह के ऊपर है जो वैसे तो विजुअल्स के एतबार से एक बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर वेटलैंड का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है कि ये पूरी जो सरफेस है वो समंदरी सरफेस है और यहाँ पर जो ज़मीन है उसके ऊपर जैसे ही हाई टाइड्स होंगी यहाँ पे पानी की, समंदर की, तो ये सब नीचे चली जाएंगी पानी के। तो नाज़रीन, हम वेटलैंड के अंदर मज़ीद आगे जब बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमें साइड में ये मैंग्रोव भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे वेटलैंड सेंटर के इंचार्ज अब्दुर्रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं जी? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। थैंक यू फॉर योर टाइम। कि गर्मी का मौसम है और दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की बड़ी जान फ़शानी है कि माशाल्लाह से आप माहौल की बेहतरी के लिए, नेचर की कंजर्वेशन के लिए आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा नाजरीन को ये तो बताएं कि ये WWF है क्या और ये वेटलैंड सेंटर एक्चुअली क्या है, कब से यहाँ पर काम हो रहा है? थैंक यू। WWF जो है ये एक बैनुल-अक़वामी इदारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में 1960 से काम करी है और 1970 से पाकिस्तान में ये WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और जिसे आप देख रहे हैं कि हमारे बैक पे ये वेटलैंड सेंटर है जिसे हम इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के इंडिविजुअल्स जो है हमारे यहाँ पे डिफरेंट नेचर कंजर्वेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ में हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे आते हैं जिसमें हम डिफरेंट नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ उनके साथ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये अराउंड 470 हेक्टेयर्स के ऊपर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। जब 2001 में ये सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था तो ये कंप्लीट ये पूरा बैरन लैंड था। ये रोड साइड से बिल्डिंग इजीली विजिबल थी और बिल्डिंग साइड से ये पूरा रोड विजिबल था। मैंग्रोव्स इतने नहीं थे उस टाइम, बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं थे और ये पूरा बैरन लैंड था। लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ आवर नेचर लवर, हमारे डोनर्स, डिफरेंट रिसर्चर्स जो कि जिन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमारे साथ विजिट किया है, हमारी नेचर कंजर्वेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, तो ये तमाम तरह आप जो अभी बड़ा हेल्दी मैंग्रोव फॉरेस्ट देख रहे हैं ये उनके मरून मिन्नत है। अच्छा, हमने एक प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर जिसमें हमने मैंग्रोव्स को कवर किया था, तो यहाँ पर किस किस अक़साम के हमें मैंग्रोव्स दिखाई देते हैं? यूजुअली पाकिस्तान में चार किस्म की अक़साम पाई जाती हैं। राइजोफोरा, एविसीनिया,
एजीसेरोप्स और सिरोप्स, लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमारे पास 2 स्पीशीज़ अवेलेबल है, एविसीनिया मरीना और राइजोफोरा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ फ्रीक्वेंटली पाई जाती है वो एविसीनिया मरीना है। ठीक है अब्दुल साहब, तो मैं चाहूँगा कि अब हम अपने नाजरीन को विजिट कराएं और ये वेटलैंड सेंटर हम अंदर से दिखा सकें। जी ज़रूर, प्लीज़। तो आइए नाजरीन देखते हैं कि वेटलैंड सेंटर अंदर से कैसा बना हुआ है। नाजरीन, वेटलैंड सेंटर के अंदर दाखिल होने से कबल हमें एक स्केलेटन दिखाई दिया है, काफ़ी बड़ा सारा है, और जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में हम देखते हैं कोई डायनासोर का स्केलेटन होता है, तो अब्दुल साहब ये किस चीज़ का स्केलेटन है? ये डायनासोर का स्केलेटन नहीं है, ये व्हेल फिश का स्केलेटन है जो कि बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट ने हमें ये दिया था। तो हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है ताकि हम पब्लिक को, यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उसके बारे में हम उसकी इंफॉर्मेशन और नाजरीन, हम लोग वेटलैंड सेंटर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब्दुल साहब को मैं अगर जहमत दूं थोड़ी सी सर कि ये मॉडल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पे जाहिर होता है जब कोई नया स्टूडेंट आता है, रिसर्चर आता है? अब बेसिकली ये मॉडल इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसमें ये ग्रीन सी टर्टल्स है। ग्रीन सी टर्टल स्पेशली फ्रॉम अक्टूबर टू मिड ऑफ जनवरी तक इसका टर्टल वॉच का ये सीज़न होता है, जिसमें डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के इंडिविजुअल्स यहाँ पे आते हैं। रात के टाइमिंग में हाई टाइड में ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है। अच्छा, और भी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो बड़ा अच्छा आपने एक पूरा मॉडल, जैसे आपके बैक साइड पे ये कुछ बर्ड्स स्पीशीज़ हैं, तो अराउंड यहाँ पे कोई 120 माइग्रेटरी कोस्टल एंड वाटर रेजिडेंट बर्ड्स की स्पीशीज़ रिपोर्टेड है। तो जो कि स्पेशली फ्रॉम अक्टूबर टू मिड ऑफ मार्च के टाइमिंग में अगर आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आपको की साइटिंग्स मिल सकती हैं। तो ये तो एक बड़ा इकोसिस्टम का बड़ी बुनियाद है कि जब भी बर्ड्स को माइग्रेट करना होता है तो उनके अपने स्पेसिफिक सीजन्स होते हैं और स्पेसिफिक सीजन्स होते हैं, स्पेसिफिकली उनकी फ्लाई जोन होते हैं। यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो बेसिकली एशिया फ्लाई रूट उनको कहा जाता है, और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो बर्ड्स होते हैं 3000 to 5000 वन टाइम में वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन साइड। तो और ये इनका जो अराइवल टाइमिंग होती है यहाँ पे फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर जो है ये इनका अराइवल टाइम है, और यहाँ से डिपार्चर फ्रॉम फेब से मार्च इनका यहाँ से डिपार्चर टाइमिंग है। अच्छा अब्दुल साहब, जब बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, पॉल्यूशन को कवर करने के लिए प्लांट्स का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है, स्पेशली मैंग्रोव्स का। तो यहाँ पर हम कुछ मॉडलिंग देख रहे हैं, क्या जाहिर कर रही है ये चीज़? बेसिकली मैंग्रोव प्लांट जो है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड प्लांट है एज़ कम्पेयर टू अर्बन फॉरेस्ट की। ये 4 टाइम्स ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करता है, तो इसकी बड़ी एक यूनिक सिग्निफिकेंस है। उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि जिसकी एरियल फॉर्म जो रूट्स हैं ये बेसिकली सॉइल को कम्पैक्टनेस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये मॉडल इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। जब भी इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जब रिलीज होता है तो उससे आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है डिवोस्टेशन की तरफ जाता है। उसके साथ साथ इनसाइड जो एक्वाटिक मरीन लाइफ है वो भी साथ साथ में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये आपका बेसिकली मॉडल जो है इस बात को, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वाटर रेजिडेंट बर्ड्स हैं, कोस्टल बर्ड्स हैं, तो मैंग्रोव बेसिकली इनको नेचुरली एक होस्टिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे स्पेशली विंटर सीजन में यहाँ पे आके स्टेशन करते हैं, रिफ्यूल होते हैं। और जैसे ही सेंट्रल एशिया का वेदर कुछ बेहतर, उनका माइग्रेशन टाइम आता है तो यहाँ से वो फ्लाई डिपार्ट करते हैं। जी, तो आइए हम चलते हैं अभी मेन हॉल में, जो कि ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है। अच्छा जी, डिफरेंट वॉक ऑफ इंडिविजुअल्स के लोगों को यहाँ पे हम प्रेजेंटेशंस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वेटलैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बीच क्लीनिंग, मैंग्रोव प्लांटेशन ड्राइव, उसके साथ साथ टर्टल वॉच से रिलेटेड कुछ ब्रीफिंग्स वगैरह हम यहाँ पे देते हैं। बहुत सारे जो हमारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद मतलब थ्योरेटिकली हम यहाँ पर उनको पहले इन्वायरमेंटली एजुकेट करने के बाद फिर हम उन अपनी स्पेसिफिक साइट्स पे लीड करते हैं, जहाँ पे वो तमाम तर एक्टिविटीज़, उन नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ हम उनसे वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें मैंग्रोव प्लांटेशन ड्राइव है, ट्रांजिट वॉक है, बीच क्लीनिंग एक्टिविटी है, डॉल्फिन साइडिंग है, बर्ड वॉच है। तो इसमें कुछ सीजनल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं और कुछ जो है वो रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम थ्रू आउट ईयर यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। इकॉनमी की बात आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है तो हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, और उसमें समंदर हमारे पास एक बड़ा रिसोर्स है, आबी हयात, समुद्री हयात, जिसके अंदर मछलियाँ शामिल हैं,
और फ़िशिंग के ज़रिए और इस इंडस्ट्री को ग्रो करके फिर प्लस ये कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो हम अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हुए दिखाई देते हैं वो मैंग्रोव्स की आबियारी से कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट दे सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कुदरत ने एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है कि जब भी तूफ़ान, आंधियाँ और इस किस्म की सूरत हाल होती है तो कुदरत ने हमें एक मुकम्मल तौर पे एक वॉल दी है, जो कि एक नेचुरल वॉल होती है और वो कहलाती है मैंग्रोव्स की वॉल। जब कोस्टल बेल्ट के करीब मैंग्रोव्स की आबियारी होती है और ये फिर तूफ़ान को भी रोकती है और उन तमाम तर ख़तरात को जो कि समंदर से या फिर सुनामी की सूरत में किसी भी शहर को डुबो सकते हैं। अब इसमें कम्युनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब मैंग्रोव्स की बात आती है तो इनकी आबियारी, इनकी सीडिंग, इनकी पूरी प्लांटेशन में जो वहाँ की मकामी कम्युनिटी है उसको अपना एक ख़ास किरदार अदा करना होता है। लेकिन इस कम्युनिटी को भी बहुत सारे मसाइल होते हैं और उन मसाइल के हल में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें WWF पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। WWF पाकिस्तान की मैरीन डिपार्टमेंट की जो कि कम्युनिटी नॉलेज मैनेजमेंट ऑफिसर हैं मोहतरमा मोना ज़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि मोना साहिबा माशाल्लाह आपको एक काफ़ी टाइम हो गया है, आपकी स्टडी भी इसी सेक्टर में है, फिर आप मोर देन 3 years यू हैव स्पेंड इन दिस फील्ड। कैसे आप देख रही हैं इस कम्युनिटी को जो कि कोस्टल बेल्ट के पास होती है, किस तरह वो मैंग्रोव्स में अपने आप की कंट्रीब्यूशन करते हैं और आप लोग उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, WWF पाकिस्तान कम्युनिटी इंगेजमेंट और डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से काम करता आ रहा है, जिसमें हम लोग WWF ने कम्युनिटी को डिफरेंट ट्रेनिंग्स, डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस के थ्रू उनको इंगेज किया है, उनको अवेयर किया है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं जो हमने कम्युनिटी को प्रोवाइड की हैं, जिसमें किचन गार्डनिंग है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप है, एक्वाकल्चर है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। इसके साथ हमारे पास एक्वाकल्चर की ट्रेनिंग्स हमने उनको प्रोवाइड की हैं। शीरोज़ नेटवर्क हमने फॉर्म किया है। सो ये वो सारी ट्रेनिंग्स हैं, ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए हमने उनको एम्पावर किया है और अपनी कम्युनिटी को अवेयर किया है कि क्या मसाइल हैं आपके क्लाइमेट इशूज़ क्या हैं। अब अगर आप इम्पैक्ट की बात करें इसके अंदर, तो देखिए हमारी कम्युनिटी 70% तक अवेयर हो चुकी है। अब उनको पता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन पे हम रिलाई करते हैं वो डिप्लीट हो रही हैं। WWF पाकिस्तान ने सिंध कोस्ट की डिफरेंट मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ काम किया है, ख़वातीन और डिफरेंट कम्युनिटी के साथ काम किया है, जिनमें हमारी जो मेनली कम्युनिटी है वो फ़िशर कम्युनिटी है। अब ये वो कम्युनिटी है जो डायरेक्टली आपके फ़िश रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। अब इनको अवेयर करना, इनको बेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फ़िशिंग सिखाना मीन्स आप अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचा रहे हैं। जो आप अक्सर सुनते आ रहे हैं कि ये स्पीशीज़ इन डेंजर हैं, हमारी फ़िशेस डिप्लीट हो रही हैं, अब वो तादाद नहीं मिलती जो पहले मिला करती थी। सो ये वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो अब हम अपने फ़िशर मैन को ट्रेन कर चुके हैं, उनको एम्पावर्ड कर चुके हैं। इसके साथ साथ WWF ने ना सिर्फ मेल कम्युनिटी को एम्पावर किया है बल्कि फ़ीमेल कम्युनिटी को काफ़ी हद तक एम्पावर्ड कर दिया है। अगर आप देखें कि हमारी फ़ीमेल कम्युनिटी जो पहले सिर्फ़ और सिर्फ अपने घरों के अंदर भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेती थी, ना कि अपनी कम्युनिटी में आवाज़ उठाती थी, क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़ डिस्कस नहीं करती थी, वो कम्युनिटी की फ़ीमेल्स आज गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी वॉइसेस रेस करती हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट इश्यूज़, कि कौन कौन से ऐसे क्लाइमेट इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रही है उनकी कम्युनिटी। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इको टूरिज़म है और पॉल्यूशन है, टेक्सटाइल वेस्ट है, डिफरेंट वेस्ट है, जिसके ज़रिए उनकी नेचुरल रिसोर्सेज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोथ उनको इम्पैक्ट कर रही हैं। अच्छा, ये भी बताएं मुझे कि जब हम फिशरमैन कम्युनिटी की बात करते हैं, मच्छरों की, तो उसमें तो हमें दिखाई देता है कि नाख्वानदगी की एक बड़ी शरह है। तो उनको तालीम याफ्ता बनाने के लिए, या आप कह रही हैं कि वो अब अपने मसाइल को ख़ुद उजागर करती हैं, तो क्या इतने अरसे में हमने उन्हें इतना कैपेबल कर दिया है? बिल्कुल। देखिए, फ़िशर कम्युनिटी, मैं तो बात करूँगी कि वो घर में भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेती थी, तो हम उनको, कम्युनिटी तो खाली पूरी इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको एम्पावर कर देना इतना कि वो एटलीस्ट अपनी कमिंग जनरेशन को पढ़ा सकें, इतना। जी बिल्कुल।
उनकी खुद तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ही उनके पास इतनी आसाइशें हैं, लाइक स्कूल्स नहीं हैं, बेसिक एकोमोडीज़ जो फैसिलिटीज़ होती हैं आपके पास, हॉस्पिटल्स होते हैं और डिफरेंट लाइफ की जो भी डिस्पेंसरीज़ होती हैं, तो वो बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं हैं। इसके साथ साथ WWF ने उनको स्कूल्स की हद तक कुछ एम्पावर किया है कि वो अपने बच्चों तालीम से रोशनास कर दिया आपने। बिल्कुल, बच्चों को एटलीस्ट वो अपने तालीम दे सकें, उनको स्कूल भेज सकें। शऊर कुछ आया है उनमें। कुछ आया है, बिल्कुल। सही। अच्छा, ये भी बताएं कि एक सीज़न मछेरों का ये इस कम्युनिटी में ऐसा आता है जब वो फिशिंग नहीं करते, गालिबन ये जुलाई के महीने होते हैं, अगस्त और ऐसे 2-2.5 महीनों में, तो ये बड़े मुश्किल हालात में भी आ जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं कि कैसे अर्निंग करेंगे। तो क्या इनको किसी और ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया गया है जिसमें उनको रोज़गार भी मुहैया हो जाए और नेचर को, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा हो? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली WWF पाकिस्तान ने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि वो फ़िशर कम्युनिटी है, उनके पास एक ही ज़रिया माश है, तो हमने उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्वाकल्चर देखें, जिनके अंदर वो अपनी फ़िश स्टोर करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, दैन दे सेल आउट लाइक आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। तो ये वो टाइम पीरियड है जिनमें वो फ़िशिंग पे नहीं जाते, वो ये काम करते हैं। प्लस किचन गार्डनिंग फ़ीमेल्स के लिए है, जिससे वो खुद न्यूट्रिएंट भी उनको मिल रहा होता है, प्रोटीन भी मिल रहा होता है और वो सेल आउट भी कर रही होती हैं। इसके साथ साथ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो वहाँ का ट्रेडिशन है, वो हमने उनको वहाँ की स्किल्स दी हैं, ट्रेनिंग्स दी हैं, जिसके ज़रिए अब वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई हैं और उनके पास एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड है जिसके ज़रिए वो इनकम जनरेट कर। ये जाहिर करता है नाज़रीन के WWF पाकिस्तान वाकई जो कोस्टल बेल्ट पे मौजूद आबादियां हैं, बिलखुसूस मच्छरों की आबादियां, उनके साथ अपनी इंगेजमेंट को, मज़ीद बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो नॉलेज शेयरिंग उनके साथ हो रही है, उससे उनमें शऊर बेदार हो रहा है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जुलाई का महीना प्लास्टिक फ्री मंथ के तौर पे भी मनाया जाता है और इसका बुनियादी पर्पस ये होता है कि हम पूरी दुनिया में तमाम इंसान जो प्लास्टिक मटेरियल, पॉलीथीन बैग्स, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जब वो फेंक देते हैं तो वो चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती हैं, डिस्पोज नहीं होती हैं और हमारी बीच भी गंदी होती है, हमारा शहर भी ख़राब होता है। तो WWF भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट लीड हैं WWF के जनाब उसामा हुसैन साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने बताया कि प्लास्टिक फ्री जुलाई इस मंथ मनाया जाता है, इसमें आपको बताता चलूँ कि 8 to 10 मिलियन मैट्रिक टन जो प्लास्टिक से वो ओशन में डंप किया जाता है एनुअली, जो रिपोर्ट है। अच्छा, इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा मैरीन लाइफ पे हमारे पड़ते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स को हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगता है डिकम्पोज होने में। और अगर हम स्पेसिफिकली एक स्पीशी की बात करें, ग्रीन टर्टल की, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशी है, उसका जो फूड है वो जेली फिश भी है। अच्छा, प्लास्टिक बैग्स को वो एज अ जेली फिश समझ के इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सफोकेशन से वो सांस नहीं ले पाते हैं और वो मर जाते हैं। इसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ इसकी वजह से सफ़र करती हैं, जिसमें बर्ड्स भी हैं, सिटेशंस भी हैं, मैरीन मैमल्स हैं, वो इसको इंटेक करते हैं और इसके बाद उनको कैजुअलिटीज़ का सामना होता है। पाकिस्तान की अगर बात करें, स्पेसिफिकली कराची की, तो यहाँ पर बीच को क्लीन करने के हवाले से क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? अच्छा, WWF पाकिस्तान के तहत यहाँ पे वेटलैंड सेंटर पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कॉर्पोरेट के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अकेडमिया के साथ, जिसमें बीच क्लीनअप एक्टिविटीज़ हमारी की जाती हैं। अच्छा, इसमें बताता चलूँ आपको कि बीच पे जितनी डेब्रिस मिलती हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्लास्टिक का होता है, जिसके अंदर पैड होता है, हमारा MLP होता है और इसके अलावा साथ साथ प्लास्टिक शॉपर बैग्स होते हैं। क्योंकि जो हमारे लोग आते हैं यहाँ पे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो यहाँ पे अपना गार्बेज छोड़ के चले जाते हैं। और हम लोगों को चाहिए कि जो भी हम यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करें उसको साथ अपने बैग्स में लेके जाएं और यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट ना करें। और इसका अल्टरनेटिव बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम अपने साथ कोई पेपर बैग रखें, या फिर जो पुराने ज़माने में अगर अपने बड़ों को देखें कि वो एक थैले का बैग अपने साथ रखते थे, उसको यूज़ करते थे। प्लास्टिक को रिड्यूस करें और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ हमारी ये है कि हम उसको रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और फिर रिसाइकिल की तरफ लेके जाएँ। WWF पाकिस्तान इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, जिसमें जो है हम पैट बॉटल्स एंड MLP उसकी मॉनिटरिंग करते हैं जो रिसाइकिल हो रही हैं। और इसके साथ साथ लास्ट ईयर हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कोस्टल क्लीनअप के नाम से, जिसमें हमारी एक स्टडी हुई थी मनोड़ा, किमाड़ी एंड हार्बर पे, जिससे एक हमारी स्टडी के साबित हुआ है कि जिसमें लार्ज अमाउंट जो वेस्ट था वहाँ पे भी यही हमें मिला, प्लास्टिक बैग्स एंड इसके अलावा पैट बॉटल्स।
और उससे जो आबी हयात है उसको मतलब मुर्दा हालत में फिर वो बीच पे पाई जाती है। जी बिल्कुल, उसमें फिर हमें क्या कहते हैं, हमारे टर्टल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो भी कभी कभी कैप्स को जो है वो इनटेक कर लेते हैं और उनके इंटेस्टाइन में वो प्रॉब्लम करता है, देन वो फिर कैजुअलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं हमें। ये बताएं WWF पाकिस्तान के मजीद क्या डोमेन्स हैं, किस किस डोमेन में मजीद प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अच्छा, WWF पाकिस्तान एक वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे 6 डोमेन्स हैं बेसिकली, जिसमें ओशंस आ जाता है, फ्रेश वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, क्लाइमेट एंड एनर्जी है, फूड एंड मार्केट है। इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। अगर हम ओशन की बात करें तो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान कोस्ट लाइन पे। अगर केटी बंदर की बात करें, हमारा मैंग्रोव रिस्टोरेशन BMC का एक प्रोजेक्ट है हमारा उसमें हमने 4000 हेक्टेयर मैंग्रोव्स प्लांट किए हैं, रिस्टोर किए हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम रिस्टोर हुआ है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हमने ख़वातीन को इन्वॉल्व किया, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट किए, उनसे उस मैंग्रोव प्लांटेशन को करवाया है ताकि वहाँ की कम्युनिटी को भी जो है वो फ़ायदा हो सके और उनको भी रोज़गार मुहैया हो सके। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। फूड से रेलिवेंट भी आपने बताया, तो वो किस तरीके से नेचर को आप सेव कर रहे हैं या कंजर्वेशन हो रही है, और उसमें फूड के डोमेन में क्या रोल है? अच्छा, फूड एंड मार्केट के जो हमारे क्रॉप पे कुछ वर्किंग चल रही है, वो सक्खर में, मुल्तान में डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे उसकी वर्किंग इनिशिएटिव लिए हैं उसके लिए। सही है। अच्छा, ये भी बताएंगे उसामा, मैं अब चाहता हूँ थोड़ी सी हम वॉक भी कर लें साथ साथ, कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, तालीमी इदारे, रिसर्च सेंटर्स हों या कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर हों, वो किसी हद तक इस चीज़ को हाईलाइट तो करते हैं, लेकिन वेस्ट की निस्बत हमारे यहाँ इतना फोकस नहीं है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर, कोस्टल क्लाइमेट के ऊपर, या इसी तरीके से जो हम बात करते हैं, आप वाटर के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स लेके आपके चल रहे हैं, फूड से रेलिवेंट भी चल रहे हैं। तो क्या WWF पाकिस्तान के तनाजुर में इन सारी चीज़ों के लिए इनफ है हमारे लिए, या WWF पाकिस्तान को भी रिसोर्सेज की कमी का सामना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें हमारे यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट में क्यों फ़र्क है, सबसे बड़ा हमारा फैक्टर आता है अवेयरनेस का, क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस दी जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पे आके। ये हमें ज़रूरी चाहिए कि हम जब हमने स्कूल्स में हो या हम अपब्रिंगिंग हमारी हो रही हो, उस वक्त हम इसकी अवेयरनेस बच्चों को दें, ताकि जब वो अपने कॉलेज लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उन्हें पता हो कि हमने क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। जिस तरह प्राइमरी से ही पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी, जिस तरीके से हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, इस तरीके से हमें एनवायरनमेंट का भी बच्चों को बताना चाहिए कि क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसान है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ताकि बड़े हो सके वो उसके ऊपर काम कर सकें। सही है। अच्छा, अब चूँकि आपके यहाँ अभी हमने जो पूरा वेटलैंड सेंटर है उसको भी विज़िट किया, चीज़ें देखी, समझी, तो बहुत सारी कोई ऐसी स्पेशीज़, कोई ऐसी आबी हयात जो हम इंट्रोड्यूस करा सकें या बता सकें, जो थोड़ा सा नाजरीन के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, कि हमें पता लगे कि जी पाकिस्तान के साहिल में भी जो है ना ये आबी हयात इस सीज़न में आती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारी जो अरबियन सी है, ये बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी में पाई जाती है। इसमें सबसे पहले हम बात करें, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं टर्टल बीच के नाम से इसको कहते हैं, तो यहाँ पे मानसून के बाद जुलाई टू दिसंबर यहाँ पे ग्रीन टर्टल जो इंडेंजर स्पीशी है, उसके हंड्रेड्स ऑफ टर्टल्स यहाँ पे एगलिंग करते हैं। और यूनिक हमारे पास ये टर्टल बीच है, सिर्फ यहीं पे ये करते हैं कराची में। इसके अलावा हम बात करें, हमारे यहाँ डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, WWF पाकिस्तान डॉल्फिन वॉच भी करवाते हैं। इसके अलावा हमारी डिफरेंट और एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें मैंग्रोव ट्रांजिट वॉक होती है, आपने वेटलैंड सेंटर पे देखा होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें हम जो बच्चे हैं या जो कॉर्पोरेट हैं उन्हें अवेयरनेस देते हैं कि हमने किस तरह एनवायरनमेंट को बेहतर करना है और किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करना है। इकॉनमी में हम किस तरह पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, अगर इस पर फोकस करें? टूरिज़्म इससे कैसे पैदा हो सकता है? बिल्कुल, टूरिज़्म के लिए हमारे बहुत अच्छा बेनिफिट है एक्टिविटीज़, जिसमें हम अपनी टर्टल वॉच एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो इसके साथ साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके जो इको टूरिज़्म और टूरिज़्म दोनों को मिला के हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें हम डॉल्फिन वॉच करवा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह चढ़ना पे आप देखते हैं डिफरेंट एक्टिविटी, डाइविंग की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, अंडरग्राउंड हम वहाँ पे एक्टिविटीज़ देख सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा नेचर को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ पे, बट हमें नीड है कि इसको हम और आगे लेके जाएँ, अवेयरनेस दें जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, ताकि हम इस पर वर्किंग कर सकें और पाकिस्तान में भी इको टूरिज़्म बढ़ सके, जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में इको टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया उसामा, बेस्ट विशेज़, और बड़ी खुशी हुई कि WWF पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त काम पाकिस्तान में कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल इदारा है और यकीनी तौर पे इसमें कहीं ना कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इनके साथ अलाइन होते हैं, सपोर्ट भी देते होंगे, लेकिन हकीकी मायनों में जो विजन है WWF पाकिस्तान का, वो ये जाहिर करता है
कि पाकिस्तान के कोस्टल क्लाइमेट को, इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम फोकस करें और हकीकी मायनों में इसको यूटिलाइज करें तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज़्म की ग्रोथ और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि हमारे अपने जीने के लिए, हमारी अपनी हयात के लिए, हमारी अपनी आबो हवा के लिए ये एक बेहतरीन अमल है जो कुदरत ने हमें मुयस्सर किया है। ये तो हम इंसानों की बहुत बड़ी गफलत और गलती है जो ये समझ लें कि वो अपने तौर पे अपने इन्वायरमेंट को हम ख़राब कर देते हैं। मौसम गर्मा में लोग सी साइड का रुख करते हैं और कराची से मुतसिल जो भी हमारी कोस्टल लाइन है, मुख्तलिफ वहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं, लोगों की आमदोरफ्त होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार यहाँ पे जो अदा होता है वो लाइफ गार्ड्स का होता है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त 24 घंटे पूरा साल अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं और बड़ी जाँ फिशानी से अपना किरदार अदा करते हैं। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ गार्ड हैं और बीच पे ही हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम है। बड़ा मुश्किल मरहला होता है लोगों को कंट्रोल करना और अगर खुदा न खास्ता कोई डूबने वाली कैफियत में आए तो उसको बचाना, अपनी जान को ख़तरे में डाल के बचाते हैं आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है ना कि लोग मानते नहीं है ना, तो उस हिसाब से बड़ा मुश्किल काम है ये, बहरहाल कंट्रोल हो जाता है। मौसम गर्मा में हाई टाइड्स होती हैं, लहरें बहुत ऊंची होती हैं, पानी भी काफ़ी आगे तक आ रहा होता है, तो लोग अगर चलें एक्साइटमेंट में आगे निकल भी जाते हैं तो आप लोग पहले से उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, कंट्रोल करते हैं या कुछ आवाज़ वगैरह देते हैं कि आगे ना जाएं? जी जी बिल्कुल। इसी तरह हमारे पास जो विसल होती है ना, ये विसल हम उनको बजा के थोड़ा खबरदार करते हैं कि भाई आगे ना जाओ, आगे बड़ा ख़तरनाक जगह है। और इन केस अगर कोई डूबने वाली कैफियत में आता है, लहरों की लपेट में आ गया, फिर कैसे एकदम से जाके उसको कैसे बचाते हैं? बिल्कुल, हमारे पास एक रेक्सी ट्यूब होता है जो फोम से, थर्माकोल से बना होता है ना, तो पहले हम उसको पहले ये कंट्रोल करते हैं कि भाई आपने हमें नहीं पकड़ना, आप इस चीज़ को पकड़ना है। बस वो उस चीज़ को पकड़ते हैं तो हम फ़ौरन से लॉक कर देते हैं उसको। मुझे बताएं कि जब एक आदमी डूब रहा हो उसको इतना एहसास होता होगा कि वो सुन पाता है उस टाइम या वो समझ पाता है? बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि उसकी जान प्यारी है। वो बिल्कुल सुनेगा। मतलब वो ऐसी कैफियत में होता है कि आधा डूब रहा होता है, आधा सर बाहर होता है, इस तरीके से। बिल्कुल। और ये वो चीज़ होती है, ये वो चीज़ होती है जो हम उसको कमर से लॉक करते हैं ना, यूं करके कि कमर से हम लॉक कर देते हैं। जो इसका ये वाला जो पट्टा है ना, ये हमारे कंधे में होता है। अच्छा, इसी तरह। तो इस तरह आप उसे होल्ड करते हैं? जी जी। आपको तैराकी आती है तो फिर आप तैरते हुए ले आते हैं? जी, हम उसको लेकिन अगर इन केस वो आपको उस टाइम पे पकड़ता है, क्योंकि वो एक अफरा तफरी वाला आलम होता है, तो फिर कैसे हैंडल करते हैं? उसको उसका भी तरीका होता है कि उसको नज़दीक जाने से पहले आप उसको अलग तरीके से कंट्रोल करोगे आप उसको। जी, ये आप लोगों की ट्रेनिंग होती है पूरी? जी जी बिल्कुल होती है। हमें कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 2012 से मैं हूँ। न्यूजीलैंड का क्या बता रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड की टीम आती है एक, जो हमें हर साल ट्रेनिंग देती है। ये लाइफ गार्ड जी रेस्क्यू करते हैं? जी जी। जबरदस्त। कितने आपके भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं ऐसे? ये अभी तो मेरे ख्याल से 30 से 32 बंदे हैं जो हम वहाँ से हॉक्स बेस से लेके मनोड़ा की सैली पट्टी तक। वैसे तो अफरादी कुव्वत कम है। बिल्कुल कम है, वैसे सैटरडे संडे ज़्यादा आते हैं। तो ये कोई सैलरी मिलती है, रजाकाराना काम है, क्या मामला है? नहीं, रज़ाकार भी हैं जो सैटरडे संडे आते हैं। जो तनख्वाह वाले हैं वो भी हैं, तकरीबन 32 के करीब हैं। वो उनकी सैलरी होती है। आप सब लोगों को तो तैराकी में आप लोग एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। जो हाई टाइड्स हमारे पीछे अभी समंदर की लहरें शोर मचा रही हैं, इसमें भी आप लोग स्विमिंग कर लेते जी जी बिल्कुल, हमें मज़ा आता है इस टाइम पे। हाँ, हैं? बड़ी बात है आप लोगों की, माशाल्लाह। तो ये आप लोगों का खुद से शौक हुआ कि जी इस प्रोफेशन में आना है, या आपकी कम्युनिटी का एक माइंड सेट है कि जी हमने इसी प्रोफेशन में जाना है? जी जी। हम वैसे हमारा गांव यहाँ पर है, तो यहाँ देख देख के, पहले तो इनको देख देख के लाइफ गार्ड वालों को, इनके साथ तैर के हमारा भी माशाल्लाह अभी जिगरा बड़ा हो गया। तो उसी हिसाब से हम भी इंजॉय करते करते फिर इन लोगों के साथ बोला कि हमें भी एक नेकी का मौका दो ना। तो इसी से यार समझो, नौकरी में नहीं थे उस टाइम पे भी काम कर रहे थे। सही है। आपका नाम क्या भाई? शामिर। आप भी यही करते हैं? जी जी। अच्छा, कैसे ड्यूटीज डिवाइड करते हैं? 12-12 घंटे होती है या क्या मामला हो? जी जी, तकरीबन हमारे 5 बजे से 9 बजे से लेके 7 बजे तक। अच्छा, फिर एक नेक्स्ट रात की ड्यूटी लगी? ड्यूटी रात की नहीं है, नाइट में नहीं होती। नाइट में नहीं होती तो बिल्कुल। अगर कोई नाइट में आ रहा है और अल्लाह ना करे ऐसा मामला होता है, फिर कैसे पता लग जाता है? वो ज़्यादातर बंदे वही तो डूबते हैं जो रात में आते हैं। वो सुबह तो 6 उन्हें बजे। फिर वो दस्तयाब ही नहीं होती लाइफ गार्ड की फैसिलिटी क्या? जी जी बिल्कुल, उनको पता भी नहीं होता कि लाइफ गार्ड है कि नहीं है। अगर कोई आ भी जाता है कि जैसे जी पानी चढ़ गया, सांस में चढ़ गया, बच्चा है कोई, करीब ले आया आप उसको, तो उसके बाद जो है वो किस तरह उसको रेस्क्यू करते हैं, वो भी आप लोगों को तरगीब या तरतीब बताई जाती है? उसमें भी होता है ना कि बंदा अगर बेहोश हो जाता है,
सांस आ रही है नहीं आ रही, तो उसी सब उसकी अलग टेक्निक होती है, CPR वगैरह जो भी है वो हम। कोई केसेस हुए हैं ऐसे अभी रिसेंटली इस सीजन में? जी जी बिल्कुल हुए हैं। जी जी। क्या डेथ तो नहीं हुई किसी की? नहीं, डेथ हुई थी अभी बीच में जो है ना, तकरीबन ईद के करीब उस टाइम पे एक फैमिली आई, वो भी बेचारे उनका एक बंदा सुबह सुबह 6:30 बजे डूब गया। तो उसकी बॉडी मिल गई, जी जी बिल्कुल। लेकिन वो जाँ पर नहीं हो सका। नहीं। सही। कुछ बताना चाहेंगे अपने मसाइल, क्योंकि आपकी भी फैमिली होगी और वो भी चाहते होंगे कि घर वाले भी कि भाई आप भी ऐसा काम करें जो थोड़ा सा सिक्योर हो। कोई वसाइल की कमी तो नहीं है आपको इस मामले में? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल तो नहीं है, अभी माशाल्लाह सही आ रहा है, क्योंकि हमारा ये 3 महीने का होता है, जून जुलाई अगस्त तक। उसके बाद समंदर खुल जाता है, हर कोई अपने फिशिंग पे चला जाता है। सही। लेकिन यहाँ तो अगर समंदर बंद भी हो तब भी पब्लिक बहुत आती है। हाँ वो तो है, मगर पब्लिक को चाहिए थोड़ा हमारी भी बात सुने, थोड़ा ऊपर होके ना आए। आते हैं घुस जाते हैं, आते हैं घुस जाते हैं। आज प्रोग्राम आवाज में हमने इकोसिस्टम जो कुदरत ने हमें इनायत किया है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, इस बायोडाइवर्सिटी के जरिए किस तरीके से हमारा निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम हयात चल रहा है, उसमें जो जो रुकावटें, जो जो खलल पैदा हो रहा है, जो इंसान की जानिब से उसमें कोताहियाँ बरती जा रही हैं, अगर उस पर हम नज़र सानी कर लें और अपने इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना सिर्फ प्लांटेशन बल्कि वो तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे समंदर को, हमारी आबो हवा को, वो इकोसिस्टम बरकरार रखने में कामयाबी मिल सके जो कुदरत ने हमें दिया है, तो यकीनी तौर पे हमारी हयात भी महफूज रह सकेगी। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? ट्विटर, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।